नमस्ते। आज हम करेंगे एक साहित्य की डायरी जिसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। अन्य गद्य विद्याएं यूनिट 10। आज इसकी जो रचना है एक साहित्य की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध इसके लेखक हैं। एक साहित्य की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। वसुधा के पहले नागपुर का नया खून साप्ताहिक में वह एक साप्ताहिक की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यक और कभी गैर साहित्यक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे, जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित है। न तो समसामयिक टिप्पणियों को साहित्य मानते थे और न ही साहित्य को सामयिक टिप्पणी। मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौम अर्थ देता है। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा छंद, एक लंबी कविता कांत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कुटियान और काव्य सत्य, 12वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, 13वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। अब यहाँ पे प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। इसका प्रथम भान मुझे केशव द्वारा मिला, इसलिए नहीं कि केशव मेरे सामने खुला मुक्त हृदय नहीं था। उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो छिपाई जाने योग्य हो। इसके अलावा वह बालक सचमुच बहुत ही दयालु, धीर, गंभीर, भीषण कष्टों को सहज ही सह लेने वाला, अत्यंत क्षमाशील था, किंतु साथ ही वह शिथिल, स्थिर, अचंचल, यंत्रवत और सहज स्नेही था। उसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें बाल कोचित, बाल सुलभ गुण दोष नहीं थे। मुझे हमेशा लगा कि उसका विवेक वृद्धता का एक लक्षण है। नेक्स्ट है, हम दोनों के बीच एक ऐसा विश्वास हो गया था कि तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करके दिमागी तालघर में डाल देना न केवल गलत है वरन उससे कई मानसिक उलझनें भी उत्पन्न होती हैं। मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है जिसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां हैं और सीढ़ियां गीली हैं। सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है, वहां अथाह काला जल है। उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। अथाह और एकदम स्याह अंधेरे पानी की सतह पर चांदनी का एक चमकदार पट्टा फैला हुआ है, जिसमें मेरी ही आंखें चमक रही हैं, मानो दो नीचे मूंगिया पत्थर भीतर उद्दीप्त हो उठे हों। साधारण बातें जो कि हमारे समाज की विशेषता थी, हमारी चर्चा का विषय बनती है। मुझे अभी तक याद है कि उसने मुझे पहली बार कहा था कि गांधीवाद ने भावुक कम की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया कि 100% बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। सच तो यह है कि मेरा उसके प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं था, न कोई आकर्षण। ऐसे पाषाणवत प्रशांत गंभीर व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। हाँ, उसके प्रति मेरे मन में सम्मान और प्रशंसा के भाव थे, और चूंकि वह मुझे बहुत चाहता था इसलिए मुझे भी उसे चाहना पड़ता था। मैं जो स्वयं था वह स्वयं हो गया था, अपने से बृहत्तर, विलक्षण, अस्वयं। किसी वस्तु या दृश्य भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद मिटकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है तब सौंदर्य भावना उद्भव होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि निज और पर, स्व और पक्ष, वस्तु पक्ष दोनों जब एक एक हो जाते हैं तब तादात्म्य उत्पन्न होता है। पहली बात तो यह है कि मुझे उसकी शब्दावली अच्छी नहीं लगी। यह तो मैं जानता कि सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है,
स्वपक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पनाएं और उन दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है, अथवा यूं कहिए कि ज्ञान मीमांसा खड़ी होती है। एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा की बुनियादी पर ही परिकल्पनाओं के प्रसाद की रचना की गई है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे वाक्य पर हंसने की जरूरत नहीं थी। मैं उसकी स्थापना को विवाद मान सकता हूँ, हास्यास्पद नहीं। मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। जिस प्रकार विज्ञान में इंडक्शन से डिडक्शन पर आया जाता है, तथ्यों के संग्रह से उनके विश्लेषण द्वारा उनके सामान्यकरण से अनुमान और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में इंडक्शन से डिडक्शन पर क्यों न आया जाए। इंडक्शन का क्षेत्र केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित क्यों रहे। उपन्यास क्या है, यह पढ़ाते समय हम विश्व के प्रमुख उपन्यासों के उपरांत ही यह ठहराए कि उपन्यास किसे कहते हैं और उसका शिल्प क्या है, अथवा उसके प्रधान अंग क्या होते हैं। उसी प्रकार साहित्य में सौंदर्य किसे कहते हैं, इस प्रश्न के उहापोह का क्षेत्र केवल हिंदी की आत्मपरक कविता और हिंदी साहित्य तक सीमित न रखे। यदि हमने क्षेत्र विस्तृत किया तो हम पाएंगे कि सौंदर्य संबंधी हमारी परिभाषा अस्पष्टता के दोष से अथवा अव्याप्ति अतिव्याप्ति के दोषों से रहित होगी। मुझे गहरा संदेह है कि आजकल सौंदर्य परिभाषा यदि उसे व्याख्या कहे तो केवल कविता, और वह भी आत्मपरक कविता की विशेषताओं के आधार पर बनाई जा रही है। सौंदर्य संबंधी इन व्याख्याओं का प्रकट या अप्रत्यक्ष उद्देश्य आज का काव्य दृष्टि का डिफेंस है, किंतु ये व्याख्याएं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस ठाट से और शान से बनाई जाती है मानो वे सार्वभौम सत्य की सर्वकालिक स्पंदनाएं हों। इस पोज और पोस्चर की जरूरत नहीं, यह अवैज्ञानिक दृष्टि है। अगर साहित्यिक सौंदर्य संबंधी मीमांसा करनी है तो आपको अपनी दृष्टि केवल आत्मपरक कविता, वह भी आजकल की कविता तक ही सीमित नहीं करनी चाहिए। और यदि ऐसी ही व्याख्या करनी है तो वह पोज और पोस्चर त्याग देना चाहिए। मुझे इस पोज से चिढ़ है। तुम में और मुझ में एक बड़ा भेद है। विचार मुझे उत्तेजित करके क्रियान्वयन कर देता है। विचारों को तुम तुरंत ही संवेदनाओं में परिणत कर देते हैं, फिर उन्हीं संवेदनाओं के तुम चित्र बनाते हो। विचारों की परिणति संवेदनाओं में और संवेदनाओं के चित्रों में है। इस प्रकार तुम में ये दो परिणतियां हैं। अगर तुम्हारी कविताएं किसी को उलझी हुई मालूम हो तो तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी कविताएं ध्यान से पढ़ता हूँ। कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूल से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबंद होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक ही गतिमानता। शब्दबंद होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रभाव बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रभाव होता है। प्रवाह में वह फैंटेसी अनवरत रूप से विकसित परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार की फैंटेसी अपने मूल रूप को बहुत कुछ त्यागती हुई नवीन रूप धारण करती है। जिस फैंटेसी को शब्दबंद करने का प्रयत्न किया जा रहा है वही फैंटेसी अपने मूल रूप से इतनी अधिक दूर चली जाती है कि यह कहना कठिन है कि फैंटेसी का यह नया रूप अपने मूल रूप की प्रतिकृति है। फैंटेसी को शब्दबंद करने की प्रक्रिया के दौरान जो जो सृजन होता है, जिसके कारण कृति क्रमश विकसित होती जाती है, वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है। प्रथम क्षण निसंदेह अनुभव का क्षण है। उसके बिना आवेग और आगे की गति असंभव। मानसिक प्रक्रिया को आत्माभिव्यक्ति की ओर ले जाने के लिए आवश्यक पहला जबरदस्त धक्का यह प्रथम क्षण ही देता है। वह उस गति की दिशा निर्धारित करता है, साथ ही वह उसके तत्व रूपायित करता है, अर्थात वह उनको एक आकार प्रदान करता है। साथ ही मजा यह है कि यह अनुभव विचित्र रूप से अन्य मन इस तत्वों से जुड़ता हुआ मन इस पटल पर स्वयं को प्रशिक्षित पर छपित स्वयं ही बदल जाता है।
ज्यों ही यह घटना होती है, अनुभव के मूल अपनी दुखित हुई भूमि से पृथक हो जाते हैं, अर्थात वे निरे व्यक्तिक न रहकर अपने से परे उठते हैं। जो फैंटेसी अनुभव की व्यक्तिगत पीड़ा से पृथक होकर अर्थात उनसे तटस्थ होकर अनुभव के भीतर की संवेदनाओं द्वारा उत्सर्जित और प्रक्षेपित होगी, वह एक अर्थ में व्यक्तिक होते हुए भी दूसरे अर्थ में नितांत निर्व्यक्तिक होगी। उस फैंटेसी में अब एक भावात्मक उद्देश्य की संगति आ जाएगी। इस भावात्मक उद्देश्य के द्वारा ही वस्तुतः फैंटेसी को रूप रंग मिलेगा, किंतु यह होते हुए भी वह फैंटेसी यथार्थ में भोगे गए वास्तविक अनुभव की प्रतिकृति नहीं हो सकती। व्यक्तिक से निर्व्यक्तिक होने के दौरान ही उस फैंटेसी ने कुछ ऐसा नवीन ग्रहण कर लिया जिससे वह मनुष्य स्वयं ही भी वास्तविक मनुष्य से स्वतंत्र बन बैठी। फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। वह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह उससे स्वतंत्र है। कला का दूसरा क्षण है मैंने कहना जारी रखा, किंतु इस फैंटेसी शब्द बंद करने और चित्रित करने की प्रक्रिया के दौरान ही वह फैंटेसी पिघलकर उस प्रक्रिया के प्रभाव में बहने लगती है। उस आदिम प्रवाह में फैंटेसी के सारे रंग धुलकर बहने लगते हैं। सारा व्यक्तित्व और उनकी समझ चेतना उस फैंटेसी के बहते रंगों के साथ बहने लगती है और शब्दबंद होने पर अथवा चित्रित होने पर जो कृति या रचना तैयार होती है, वह कृति या रचना कला के दूसरे क्षण की फैंटेसी की पुत्री है, प्रतिकृति नहीं। इसलिए मूल फैंटेसी से उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र, विचित्र और पृथक है। कला का यह तीसरा या अंतिम क्षण है। इन तीन क्षणों के बिना कला असंभव है। इन तीनों क्षणों की विकास गति के अपने अपने अलग नियम हैं। मैंने कहना जारी रखा कि यदि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पाना है कि सौंदर्य क्या है और सौंदर्य प्रतीति क्या है, सौंदर्य अनुभव क्या है और वह किस प्रकार का वास्तविक अनुभव से भिन्न है, तो तुम्हें कला के इन तीन प्रधान क्षणों के मनोविज्ञान ही का अध्ययन करना होगा। असलियत यह है कि सौंदर्य तब उत्पन्न होता है जब सृजनशील कल्पना के सहारे संवेदित अनुभव का ही विस्तार हो जाए। कलाकार का वास्तविक अनुभव और अनुभव की संवेदनाओं द्वारा प्रेरित फैंटेसी, इन दोनों के बीच कल्पना का एक रोल होता है। वह रोल है, वह भूमिका एक सृजनशील भूमिका है। वही कल्पना उसके वास्तविक अनुभव की व्यक्तिबंध पीड़ाओं से हटाकर पैठ अब गहरी गहरी हो रही है। मैं उसकी बात बहुत ध्यान से सुनने लगा। यह इसलिए होता है कि दृष्टि की स्थिति मुक्त व्यक्तिकता और संवेदना की स्थिति बंद व्यक्तिकता का समन्वय होकर वह समन्वय अपने से उच्चतर स्थिति में पहुंच जाता है। होता यह है कि फैंटेसी को शब्द बंद करने की प्रक्रिया में बहुत से नए तत्व उससे आ मिलते हैं। ये तत्व उससे लगातार संशोधित करते रहते हैं। ध्यान रखो कि यह फैंटेसी अनुभव प्रसूत होते हुए भी अनुभव विमित होती है। इस फैंटेसी में वस्तुतः एक भावनात्मक उद्देश्य समाया रहता है, उसमें एक संवेदनात्मक दिशा रहती है। फैंटेसी के भीतर यह दिशा और उद्देश्य उस फैंटेसी का मन प्राण है। दिशा और उद्देश्य के मन प्राण को धारण कर फैंटेसी गतिहीन नहीं रह सकती। फैंटेसी गतिहीन स्थिर चित्र नहीं है। उद्देश्य और उद्देश्य की दिशा के कारण ही वह गति में है। फैंटेसी डायनेमिक होती है, कला के प्रथम क्षण के अंतिम सिरे पर उत्पन्न होती है, उसकी गतिमानता शुरू हो जाती है। फैंटेसी जो शुरू में एक आभास रूप में होती है, वह तुरंत ही अनेक चित्रों की सुसंगत पात बनने लगती है। एक एक मर्म के आसपास ये चित्र संगठित होकर प्रवाहमान होते हैं। महत्व की बात है कि जो ही फैंटेसी शब्द बंद होने लगती है, फैंटेसी का भावनात्मक उद्देश्य कहिए कि फैंटेसी की प्रधान पीड़ा अपना समर्थन, संरक्षण और पोषण करने वाले अन्य अनेक जीवन अनुभवों के तत्वों को समेटने लगती है। फैंटेसी के भीतर का वह मन जिसमें एक उद्देश्य है, एक पीड़ा है और एक दिशा है, अनेक जीवनानुभव से समर्थित, संवर्धित और पुष्ट होकर प्रकट होना चाहता है। इन जीवानुभवों के चित्र, भाव और स्वर फैंटेसी के मर्म में घुलने लगते हैं। फैंटेसी की गतिमानता की धारा में वे प्रभावित होकर उस धारा को अधिक सार्थक और पुष्ट करते हैं। क्योंकि फैंटेसी के मर्म को शब्द बंद करते समय अनेक अनुभव, चित्र, भाव और स्वर तैर आते हैं, इसलिए फैंटेसी के उद्देश्य और दिशा के निर्वाह के लिए
कलाकार को भाव संपादन करना पड़ता है, जिससे कि केवल मर्म के अनुकूल और उसको पुष्ट करने वाले स्वर भाव चित्र की कविता में आ सके, और इस बीच कोई अन्य अनुकूल मार्मिक अनुभव तैराए तो उसे भी फैंटेसी मार्मिकी उद्देश्य दिशा में प्रतिपादित कर दिया जाए, अर्थात भाषा प्रभावित कर दिया जाए। महत्व की बात यह है कि कला के तीसरे क्षण में फैंटेसी का मूल मर्म अनेक संबंधित जीवानुभवों से उत्पन्न भावों और स्वरों से युक्त होकर इतना अधिक बदल जाता है कि लेखक उस पूरी फैंटेसी को एक नई रोशनी में देखने लगता है। मेरा मतलब है मूल फैंटेसी का मर्म जो छिकड़ा हुआ एक दरख्त था, अब फैलकर एक पर्सपेक्टिव का रूप धारण करने लगता है। इस पर्सपेक्टिव में समन्वित मूल मर्म शब्द बंद होने की प्रक्रिया में बदल जाता है। वह पुराना मर्म न रहकर अब नया बन गया जाता है। उसमें नए मन तत्व आ जाते हैं। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के दौरान में जब तक उस मर्म में ओज और बल कायम है, तब तक वह नए तत्व को समेटता रहेगा, किंतु जब वह चुक जाएगा तब गति बंद हो जाएगी, उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, कविता वहाँ पूरी हो जानी चाहिए। यदि वह पूरी नहीं हुई तो मन के साक्षात्कार में कहीं कुछ कमी रह गई, दिशा ज्ञान ठीक नहीं रहा, उद्देश्य में कुछ कमजोरी आ गई, ऐसा मानना होगा। कला का तीसरा क्षण है कला का अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्ण क्षण है। यहाँ से फैंटेसी साहित्य कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। यहाँ से शब्द साधना शुरू होती है और शब्द के अपने अध्वनि अनुषंग होते हैं। उनमें चित्र और ध्वनि दोनों शामिल है। कलाकार अपने हृदय के तत्व के रंग रूप आकार के अनुसार अभिव्यक्ति का रंग रूप और आकार तैयार करना चाहता है, इसलिए उसे अपने हृदय की भाव ध्वनियों की शब्दों की अर्थ ध्वनि से अनवरत तुलना करनी पड़ती है। इसके दो परिणाम होते हैं: भाव ध्वनियों को उपलब्ध शब्द ध्वनियों के कटघरे में फंसाने का प्रयत्न, जिसके फलस्वरूप काफी कुछ मनस्तत्व अपना मौलिक और मूल तेज त्याग कर एक नए संदर्भ से संबंध आकार में प्रकट होते हैं। कई कवि तो भाषा की चमक और सफाई के लिए अपने भाव तत्वों का बलिदान भी कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्द बंद होने की प्रक्रिया में फैंटेसी की ही काट छाट होने लगती है, किंतु इसके विपरीत दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिव्यक्ति साधना के दौरान स्वयं अभिव्यक्ति फैंटेसी को संपन्न और परिपूर्ण करने लगती है। फैंटेसी को अपने प्रकट करने के लिए समानार्थवाचक शब्दों को लाती है। भाषा एक जीवित परंपरा है। शब्दों में एक स्पंदन है। शब्दों में जो अर्थ स्पंदन है वह फैंटेसी द्वारा उद्बुद्ध होकर नई भावधाराएं बहा देता है। ये भावधाराएं फैंटेसी की समीपवर्ती भावधाराएं हैं। वे फैंटेसी के जगत को और भी विस्तृत कर देती है, उसके मौलिक तेज को और भी फैला देती हैं। इन भावधाराओं में अनेक नए पुराने अनुभव, अपने पराये भाव सब प्रभावित होते रहते हैं। फैंटेसी की जगत की अर्थमता तो उनसे बढ़ जाती है, साथ ही उनके द्वारा फैंटेसी को एक नया पर्सपेक्टिव प्राप्त हो जाता है। इस पर्सपेक्टिव से संयुक्त होकर फैंटेसी एक तेजोवल्य में चमकने लगती है। फैंटेसी अब पूर्ण रूप से सार्वजनीन हो जाती है। ऐसा क्यों? भाषा सामाजिक निधि है। शब्द के पीछे एक अर्थ पर है। ये अर्थ जीवनानुभव से जुड़े हुए फैंटेसी अपने अनुकूल शब्दों में स्थित अर्थ स्पंदन को उद्बुद्ध करती है। इन शब्दों के ढांचों में फैंटेसी को फिट करना पड़ता है, इसलिए फैंटेसी का मौलिक तेज काफी कटछट जाता है। शब्दों के पीछे की अर्थ परंपरा फैंटेसी के मूल रंगों को छाट देती है, उसके आकार में परिवर्तन कर देती है। नेक्स्ट है उसकी मौलिक गहनता अर्थात व्यक्तिगत संदर्भ भी तराश देती है। कई कवि शब्दों की अर्थ परंपरा से आच्छन्न होकर भाषा की सफाई और चमक के निर्वाह के लिए प्रकटीकरण के हेतु आतुर भाव तत्वों को ही काट देते हैं। नेक्स्ट है इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पीछे भाषा की अगाध अनवरत साधना शक्ति है। भाषा फैंटेसी भाषा को संपन्न और समृद्ध भी करती है। कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुसंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। इस प्रकार कला के तीसरे क्षण में मूल द्वंद्व है भाषा तथा भाव के बीच। इन दोनों की परस्पर प्रतिक्रिया और संघर्ष बहुत उलझे हुए होते हैं। वे उन दोनों को बदलते रहते हैं। इन दोनों में संशोधन हो जाता है।
वह द्वंद्व अत्यंत महत्वपूर्ण और सृजनशील है। भाषा एक परंपरा के रूप में फैंटेसी के मूल रंग को विस्तृत कर देती है, किंतु साथ ही उस फैंटेसी में संशोधन भी उपस्थित कि करती जाती है। साथ ही फैंटेसी अपने मूल रंगों के निर्वाह के लिए अपने मूल रंगों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा पर दबाव लाती है। उसके शब्दों और मुहावरों में नई अर्थमता, नई अर्थ क्षमता, नई अभिव्यक्ति भर देती है। कला के तीसरे क्षण में यह महत्वपूर्ण द्वंद्व है। इसलिए कलाकार को यह महसूस होता रहता है कि जो उसे कहना था वह पूर्ण रूप से नहीं कह सका, और ऐसा बहुत कुछ कह गया जो शुरू में उसे मालूम नहीं था कि कह जाएगा। क्या यह भावना तुम्हें नहीं होती? यथार्थ तत्व परस्पर गुंफित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा ही गतिशील है, और उसके तत्व भी परस्पर गुंफित हैं। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता, और जो छोटी हैं वे वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी होती है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और इस प्रकार न मालूम कितनी कविताएं मैंने अधूरी लिख छोड़ दी। उन्हें खत्म करने की कला मुझे नहीं आती, यह मेरी ट्रेजेडी है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। मेरा अपना विचार है कि जिस भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार से आज हमारा समाज व्यथित है, उसका सूत्रपात बुजुर्गों ने ही किया। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत भारत में दिल्ली से लेकर प्रांतीय राजधानियों तक भ्रष्टाचार और अवसरवादिता के जो दृश्य दिखाई दिए, उनमें बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमारे बुजुर्गों पर नए तरुणों की श्रद्धा नहीं रही होती तो इसका कारण यह नहीं कि वे अनास्थावादी हैं, वरन यह कि हमारे बुजुर्ग श्रद्धास्पद नहीं रहे। और अगर हमारे युवक अनास्थावादी हैं तो कोई भी बुराई नहीं, क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है। अनास्था आस्था की पुत्री है। फर्क यह है कि आज के पहले दर्शकों के सामने रंगमंच पर आस्था नाटक खेला करती थी और अनास्था नेपथ्य में सूत्र संचालन करती थी, तो आजकल रंगमंच पर अनास्था नाटक करती है और आस्था नेपथ्य में बैठकर सूत्र संचालन करती है। यह मैं सामने के लिए तैयार नहीं हूं कि आज के नवयुवकों में केवल धुआं शेष रह गया है और आग नहीं। आग है और वह भीतर ही भीतर, लेकिन नवयुवकों को नवयुवक पाता है कि आज उस आग को कोई भी कीमत नहीं है रह गई है। इस व्यवहारिक जगत में भी, जिसे कभी गलती से समाज भी कहा जाता है, उस आग को पुराना भार जैसा कुछ माना जा रहा है। वह आग उसकी निज की है, लेकिन उसके कारण सामाजिक है, अधिकतर है। लेकिन अगर ऊपर कहीं कोई बात सच है तो सवाल यह है कि उसके काव्य में वह आग झलकती क्यों नहीं? प्रश्न स्वाभाविक है। नेक्स्ट, यह नहीं है कि आज का कथा साहित्य यथार्थवादी है अथवा यथार्थ विरोधी, बल्कि यह है कि लेखक यथार्थ के नाम पर अनुभूत यथार्थ हमारे अपने जीवन के वास्तविक यथार्थ से दूर निकलकर किसी और के यथार्थ की कहानियां और उपन्यास गढ़ना चाहता है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे लेखक के पास प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह कहना चाहता हूँ कि उसमें मानवीय अंतरात्म्य, मानवीय विवेक चेतना की हलचल मचाने वाली पीड़ा नहीं, क्योंकि वह जरूरत से ज़्यादा समझदार हो गया है। और समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करें। हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विचार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रतिक्रियावादी हैं। नई कविता है कि फॉर्म का सवाल नहीं, सवाल है उन दृष्टियों का जो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। गलत ही नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी है। नेक्स्ट है, अब कविता कोई निबंध है तो न है नहीं कि जिससे लोगों को आज के हालात की जानकारी मिले, न वह कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित करते रहे। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है या बिंब बनकर, विचार बनकर। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। उसी प्रकार कविता के भीतर का कथा तत्व भी भाव का इतिहास है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति है, उसे लगता है कि वह एक ऐसे अहाते में चला आया जहां पहुंचना प्रतिबंधित है। उस अहाते के भीतर एक बंगला है, पुराना धुराना बंगला, रहस्यमय व सूना है। वहां उसे एक आदमी मिलता है जो गुप्तचर प्रतीत होता है, एक आदमी मिलता है जो बिल्कुल पागल है। कविता के अंत में बताया जाता है कि बंगले की सीढ़ियां जमीन के भीतर भीतर चलती हैं, कई देशों में जा निकली। वे शहर के
क्लॉक टावर में भी चुपचाप पहुंच गई और मानव मस्तक के भीतर के सर्वोच्च स्थान पर इस बगल में सबने अपना अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसी साम्राज्य स्थापना के फलस्वरूप अब लोग अंदर पहुंच गए हैं। इस साम्राज्य स्थापना के फलस्वरूप सब लोग अंदर से टूट गए हैं। उनके दिल की कई फाके हो गई हैं। इसी कारण से प्रतीत होता है कि यहाँ एक वानर सत्ता है, एक नकारवाद है। संक्षेप में वह बांग्ला लाभ लोभ की अर्थवादनी सत्ता का प्रतीक है, जिससे सामंजस्य संतुलन स्थापित करके लोगों ने अपने आप को जुटला दिया। बंगले के भीतर आत्मा की हत्या हो चुकी और इस हत्याकांड से सब लोग परिचित होते हुए चुप हैं, क्योंकि वे उस बंगले की सत्ता से सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं। एक सच्चा लेखक जानता है कि यह कमजोर है, कि उसने कहाँ सच्चाई से जी चुराया और उसने कहाँ लीपापोती कर डाली, कहाँ उलझा चढ़ा दिया और कहाँ उसे वस्तुतः कहना क्या और कह क्या गया। उसकी अभिव्यक्ति कहाँ तक ठीक नहीं है, वह उसे बखूबी जानता है, क्योंकि वह लेखक सचेत है और सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है। वह अपनी आत्म शांति को भंग करके ही लेखक बना रह सकता है। इसलिए लेखक अपनी कसौटी का दूसरों की प्रशंसा को भी कसता है, आलोचना को भी अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक मानता है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं, स्वयं सच्चाई ही है, क्योंकि वह ऐठती नहीं, सज्जनता को साथ लेकर चलती है। आजकल के जमाने में वह आउट ऑफ डेट जी। इसलिए सत्य जरा युत्सु बने, वीर बने, तभी वह धधक सकता है, चला सकता है और बिक सकता है। मैं आलोचनात्मक भावना को प्रधान मान किसी तटस्थ बौद्धिक टीले पर खड़े होकर दुनिया को देखूं, या सीखने के भीतर पाए जाने वाले सहज विश्वास को किसी विशाल श्रद्धा का रूप देखकर जीवन की परम उपलब्धि प्राप्त हुई है। किंतु यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती। वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्र की भावावेश होती है और दिल का किमियागर उस भावावेश पर बनावटी आंखें जड़ देता है। उसकी कीमियागरी इतनी भयानक होती है कि वह हमारी सूरत बंदर जैसी बना देती है, जबकि हम खुद अपनी इस समझ की गिरफ्त में रहते हैं कि हमारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। मतलब यह है कि मेरा ख्याल है कि अंधी श्रद्धा में अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। इस बात को सुनकर हम दोनों को हंसी आ गई। बात बिल्कुल माकूल है कि आलोचना का कार्य वस्तुतः सिद्धांतों के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। मैंने उनसे कहा, इसलिए कहता हूं कि हम आलोचना करते वक्त गलतियों के लिए कम से कम 25-30% हास्य छोड़ दें। अगर हम हैं के बदले हो सकता है, संभव है, कदाचित यह भी हो कि इस तौर से बात करें और मान विज्ञान और अपने स्वयं ज्ञान की साथ साथ सीमाएं प्रत्यक्ष ध्यान में रख उतना मार्जिन अपने को दूसरों को प्रदान करे, तो बहु तेरे हृदय दाह समाप्त हो जाए और हार्दिक तथा वैचारिक आदान प्रदान अधिक सुगम या सरल हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नेक्स्ट है, मेरा स्वभाव सिद्धांत या प्रवृत्ति कुछ भी ऐसी है, मेरा ख्याल से जो शायद सही है, कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए एक साहित्य का निर्वासन आवश्यक है। नई कविता में दो तबके काम कर रहे हैं। एक जो वो खाते पीते हैं, वर्ग के सुशिक्षित लोग, उन्हें खूब अच्छी फुर्सत है, उसका वे सदुपयोग भी करते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण पुस्तकें सुलभ हैं और कला कुशल भी। इसके अलावा उनमें बहुत तेरे वैज्ञानिक दृष्टि है। काव्य सत्य भावना प्रसूत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व हम उसे केवल काव्य सत्य कहकर नहीं टाल सकते। सत्य हमारे व्यक्तित्व से भी कुछ मांग करता है, लेकिन मेरे अपने अनुभव को मैं सत्य की कसौटी नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे किसी भी अनुभव का एक हिस्सा मेरे प्रकृति स्वभाव से हुआ। हाँ, यदि यह अनुभव सार्वजनिक हो, आम हो और उसमें सत्यता की मात्रा बढ़ जाती है, फिर अनुभव को अंतिम कसौटी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह देशकाल निर्मित है। साक्रीज है और बहुत बुरा आदमी कहकर फांसी दी गई थी और अनेक शहीद अपने जमाने में बहुत बुरे बनकर मरे। व्यक्तित्व के न मालूम कितने ही पहलू जो मुझ में छिपे हुए, जैसे पंखुड़ी के भीतर पंखुड़ी अथवा प्याज की परतें के अंदर की परतें। फिर व्यक्तित्व का जो रूप आज में हमें दिखाई देता है, कहाँ तक स्थायी हम नहीं कह सकते। तीसरे सबसे बड़ी बात यह कि व्यक्तित्व निर्माण की कार्य कारण परंपरा का यदि अध्ययन कर, तो आप देखेंगे व्यक्तित्व निर्माण में चेतन मन का रोल बहुत ही कम होता है और उससे कम रोल संकल्प शक्ति का। दोनों रोल निसंदेह कम होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण कि उन्हीं के कारण मनुष्य मनुष्य है। फिर भी आप जिसे व्यक्तित्व या चरित्र कहते हैं, वह चेतन काम के बहुत बाहर की चीज है।
मानो हीरे को धारण किए हुए एक शिला। आत्म साक्षात्कार बहुत आसान, स्वयं का चरित्र साक्षात्कार अत्यंत कठिन। मैं अपना चरित्र साक्षात्कार नहीं करता, लेकिन अन्यों की चरित्र विश्लेषण करने बैठ जाता हूँ। और मैं जब उनके सम्मुख इस प्रकार विश्लेषण करने बैठ जाता हूँ, तब उन्हें आघात होता है, इसलिए कि उनका चरित्र उनकी आंखों से ओट है। और जब वे मेरा चरित्र विश्लेषण करने लगते हैं, तब भी मैं क्रुद्ध हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा चरित्र भी मेरी आंखों से ओट है। मतलब यह है कि हम आंखों से ओट अपने कोनों का शिकार किसी को भी करने नहीं देते। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। आत्मपक्ष परिस्थिति ये पक्ष एक वास्तविकता के दो अंग हैं, और इन दोनों ऐसे गहरे अंत संबंध है जिनका सही सही पूरा ब्यौरा देना नामुमकिन है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए साहित्य मनुष्य के आशिक साक्षात्कारों के बिंबों की एक मलिका तैयार करता है। ध्यान रहे कि वैसी बिंब मलिका है, और उसका सारा सत्य तो औचित्य मनुष्य के जीवन अंत जगत स्थित है। क्योंकि सभी मनुष्यों के अंत जगत होते हैं, इसलिए उनके औचित्य और सत्य की अनुभूति सार्वजनीन होती है। लेकिन ध्यान रहे कि अनुभूति का होना सत्यता की कटौती है। और हम साहित्य में रम भले ही जाए, उसमें हमें सत्य नहीं, सत्य का एक पर्सपेक्टिव, एक दिशा, एक दृश्य, एक डायमेंशन, एक आभास ही मिलेगा। एक रोशनी ही मिलेगी, सिर्फ एक रोशनी, सत्य का प्रकाश से भिन्न है। साहित्य में प्रकाश ही प्रकाश, किंतु हमें प्रकाश में सत्य को ढूंढना है। हम केवल साहित्यिक दुनिया में नहीं, वास्तविक जीवन में रहते हैं, इस जगत में रहते हैं। साहित्य पर आवश्यकता से अधिक भरोसा रखना मूर्खता है। इसलिए मेरा सुझाव है, व्यक्तित्व विश्लेषण दो प्रकार से किया जाए। एक तो केवल विबुद्ध आत्महित के भाव से, दूसरे सक्षम से सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्वार्थों को हटाकर। यदि हम अपने जीवन को एक उपन्यास समझ लें और हमारे जीवन में आने वाले लोगों को केवल पात्र, तो ज्यादा युक्ति युक्त होगा और हमारा जीवन भी अधिक रसमय हो जाएगा। लेकिन मुझे ज्ञात है से डर लगता है, न मालूम कौन सा ज्ञात अब मेरा इंतजार कर रहा, और मैं न मानने वाले के लिए प्रवृत्त कि हर तरह के अज्ञात के प्रति आकर्षित होना बुद्धिमत्ता नहीं। मैं इस दुनिया में पड़ा रहता हूँ कि मुझे इस इल्हाम होता, इल्हाम के बगैर हम लोगों का चल नहीं सकता। वह यह कि अपनी ज्ञान की सीमाएं और उसकी विशेषता व्यवस्थाएं समझो। इसलिए अन्यों की संदेह का फायदा दो, किंतु साथ ही उन विविधताओं से पराजित होने की आवश्यकता नहीं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का कार्यक्रम बना डालो। डरो नहीं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की से ही ज्ञान की व्यवस्थाएं टूटती हैं, उसकी सरहदें टूटती रहेंगी। लेकिन जिस दिन से आप केवल ज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे, उस दिन आप केवल अपनी ही कील पर अपने ही आसपास घूमते रहेंगे। यह अच्छा नहीं है, इसलिए आपको अज्ञात से डरने की जरूरत नहीं। एक बार अज्ञात के हिस्सों का ज्ञात बना लेने पर पहले का ज्ञात भी कुछ नया धारण करेगा। उसको एक नया रूप धारण करने और उसकी क्रिया में बाधा मत डालो। सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक खूबसूरत चोखटा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे शब्दों में सामान्य को समझता हूँ जिसमें अपने भीतर के सामान्य के उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल न हो। मैं अपने को ऐसा ही आदमी समझता हूँ, मात्र सामान्य हूँ। मैं नमी गिरामी हूँ, यह बात अलग है। मैंने उससे पूछा, 20 वर्ष का सबसे महान घटना कौन सी है? 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा और फिर छूटते ही कहा, संयुक्त परिवार का ह्रास। 1 मिनट के लिए मैं चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया कि राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न था, साहित्य के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न था। सबने सोचा कि हम जनरल सामान्य बातें करके सिर्फ एकमात्र राजनीतिक शांति आंदोलन के जरिए वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर सकेंगे। फलतः सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव को सौंप दिया गया। देखते नहीं हो, आज़ादी के बाद जातिवाद का उदय क्यों हुआ, खास राजनीतिक संस्थाओं के भीतर, कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय के संगठनों के अंदर। सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव को सौंप देने के कारण ही साहित्य में गड़बड़ है। समाज में बाहर पूंजी या धन की सत्ता से विद्रोह की बात की गई, लेकिन घर में नहीं। वह विशिष्टता और सील के बाहर की बात है। मतलब यह कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं, घर के बाहर दी गई। घर का संघर्ष कठिन था, उसमें भावनाओं की टकरार उन्हीं से होती है जो प्राण के अंश थे। इसलिए न केवल उस संघर्ष को टाल दिया गया, वरन एक अजीब ढंग का समझौता किया गया। यह हुआ, मैं कहता हूँ यह हुआ, मानो इसे। जो पुराना है वह अब लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन नए का पुराने का स्थान नहीं लिया। धर्म भावना गई, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि नहीं गई।
धर्म ने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित किया। वैज्ञानिक मानव दर्शन ने, वैज्ञानिक मानव जीवन दृष्टि ने धर्म का स्थान नहीं लिया। इसलिए केवल हम अपनी अंतर्वृत्तियों के यंत्र से चालित हो उठे। उस व्यापक, उच्चतर, सर्वतोमुखी मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि के बिना हम नया नया चिल्ला तो उठे, लेकिन वह नया क्या है हम नहीं जा सके। क्यों? नया जीवन, नए मानव मूल्य, नया इंसान परिभाषाहीन और निराकार हो गए। वे दृढ़ और व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण न कर सके। वे धर्म और दर्शन का स्थान न ले सके। मित्र ने कहा, सवाल पुरानी परंपरा को समाप्त करके नए मूल्यों की नई परंपरा स्थापित करने का। पहले हम परंपरा के दास थे, आज हमारी हालत उससे भी खराब, क्योंकि नई परंपरा के अभाव में इन अंत प्रवृत्तियों के दास हो गए। इन अंत प्रवृत्तियों का चाहे जितना ही आदर्शीकरण किया जाए, वे मात्र व्यक्तिगत हैं, और इस समय तो नए मूल्य केवल बौद्धिक स्तर पर। वे जीवन का अनुशासन क्या कर सकेंगे यदि समाज की संस्कृति मुख्यतः बौद्धिक संस्कृति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि समाज की प्रधान दृष्टि होती है तो शायद यह संभव भी था, किंतु ये नए मूल्य कुछ ही लोगों के प्रवाह के नालियां बन गए। उन्हें कोई सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन परंपरा गलत भले ही हम उसे सामंती कहकर टाल दें, किंतु उसका साँचा ऐसा था कि व्यक्ति मानसिक शक्ति का अपव्यय होने की गुंजाइश न थी। परंपरा का सील और शिष्टता उसके मानसिक संकटों से बचा लिया। परिवार में मनुष्य की स्थापना की बात आई तो बड़े विचारक कन्नी काट गए, मानो घर समाज से बाहर हो गया हो। आज भी हमारे परिवार अमानवीय कट्टरपंथी विचारधारा के गढ़ हैं। बुजुर्ग किस्म के सत्तावाद के दुर्ग हैं, यह न भूलिए। परिवार में न केवल सामंती अवशेष है, वरन यहाँ बराबर 3 श्रेणियां दिखाई देती हैं। वह एक श्रेणी जो पैसा कमा कर लाती है, उसे सबसे अधिक आदर ही नहीं दिया जाता, वरन उसकी मान्यता और विचार, उसकी रुचि, अरुचि और कार्य शीघ्र ही सबके मानदंड के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निर्धन परिवार से आई हुई रही है तो वह और उसकी जैसी स्थिति के व्यक्ति उस तीसरी श्रेणी में रहते हैं। दूसरी श्रेणी में बालक और कमाऊ व्यक्ति के वे रिश्तेदार हैं जो उससे कम कमाते हैं। यदि वे ज्यादा कमाते तो प्रथम श्रेणी में या उससे ऊपर होकर अनिवार्य नियम के यशोभाजन हो जाते। धन, अर्थ, सांसारिक सफलता, उससे मिली हुई कृति तानाशाही परिवार में जितनी चलती है उतनी ही भार भी नहीं। मानवतावाद की हरदम दुहाई देते हुए घर में जितना अहमवाद, व्यक्तिवाद, वैचारिक दास्ता चलती है, उसकी कोई हद नहीं है। नेक्स्ट है, मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है पुराने के प्रति नए के प्रति अवसरवादी दृष्टि खत्म की जाए, और नया क्या है, उसका तत्व और रूप क्या है, यह निर्धारित किया जाए। नेक्स्ट कथन है, ये शायद आप यह कहना चाहते कि आज हमारे के सचेतन संवेदनशील कलाकार की समस्या यह नहीं है कि वरन वह यह कि बहुत अधिक और सुबह से लेकर शाम तक लगातार इकट्ठा होते रहते हैं। वीरकर ने दुख को भरी हंसते हुए कहा, अगर मैं उन्नति के उस जीवन जीने पर चढ़ने के लिए ठेल मेल करने लगूं तो शायद मैं सफल हो सकता हूँ। नेक्स्ट है, अपने की कल्पना पटल पर उन अनुभव प्रशिक्षणों के सही सही कलात्मक चित्रों की प्रस्तुत करने के लिए न केवल मार्मिक मनन और पहले विष की दृष्टि की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, खूब खा पी चुकने के बाद हम जिंदगी की निरर्थकता के बारे में बहस कर रहे थे। वही दैनिक जीवन क्रम, वही दफ्तर, वही अफसरों वाली बातें, सिनेमा, कुछ इधर उधर की सारिकाएं। वैसे मुझे हमेशा फुर्सत रहा करती, फुर्सत निकालना भी एक कला है। गधे हैं जो फुर्सत नहीं निकाल पाते। फुर्सत के बिना साहित्य चिंतन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, असामंजस्य और असंतुलन से भी नई कविता का जन्म हुआ, और इसका तथीकृत जो विद्रोह है वह भी व्यक्ति आधारित है। इसलिए वह गरीब गोभी के रेगिस्तान में किसी अनजानी खारी नमकीन झील में जाकर खुदकुशी कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। कथाकार यदि सचमुच जीवन का गहरा और व्यापक ज्ञान रखता है तो वह प्रसंग स्थिति में बंद मनुष्य को संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं को महत्व नहीं देगा। हर जमाना अपने अपने ढंग से कामयाब लोग तैयार करता है। इम्पोर्टेंट है, पंत जी से लेकर अधिकतर नवीन कवियों की चरितावली देख लीजिए तो पाएंगे कि अधिकतर लेखकों में नितांत व्यक्तिगता स्तर पर वैफल्य भावना है, भले ही उनसे कुछ अमेरिका हो जाए, जिसका कारण संभव है कि वे विवाहहीन हैं और जिनकी औरत मर गई है या बाल बच्चेदार नहीं है।
नेक्स्ट, हाँ यह सही है कि असंग भावात्मकता का कारण केवल लेखक की विवाहहीन संतानहीन स्थिति में नहीं खोजा जा। क्या कारण है कि पारिवारिक व्यक्ति, यद्यपि उनकी संख्या हिंदी और निस्संदेह विशेष मौलिक नहीं, मौलिकता से मेरा मतलब अद्वितीय से, चमत्कार से। नेक्स्ट, काव्य सत्य को मैं बदनाम नहीं करना चाहता, मेरा पर सीधा साधा है, काव्य में जीवन के कुछ मूल्य और दृष्टि प्रकट करती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन मूल्यों से आपका आचरण सामंजस्य होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कथा। मैं स्तंभ हो गया कि मैंने कहा काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य या आदर्श प्रकटीकरण नहीं होते, मात्र भाव प्रकट होते हैं। इंपॉर्टेंट। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, यदि आप लोग केवल काव्य सत्य को महत्व देते हो तो अपने अनजाने की एक भयानक भूल कर बैठते हो। नेक्स्ट कथन है, केवल यही नहीं है कि सत्य जीवन की उपयुक्तता है और अंततः उसका प्रभाव भी जीवन पर होता है, इसलिए हमें साहित्य के मनोवैज्ञानिक पहलू की तरफ देखना ही होगा। तब हम साहित्य के रूप शिल्प की ही नहीं वरन उसके मनोवैज्ञानिक तत्व की भी आलोचना करते हैं। और यदि हमें सूक्ष्मदर्शिता है और उचित मात्रा में संवेदन क्षमता है तो हम यह देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक तत्वों के गुण क्या हैं। जब साहित्य जीवन से प्रसूत होकर जीवन को प्रभावित करता है तो वस्तुतः उसकी खरी कसौटी भी जीवन ही है। और यह जीवन वस्तुतः एक कॉम्प्लेक्स चीज है, उसके विचित्र पक्ष और पहलू एक दूसरे में समाहित, प्रविष्ट और परस्पर सन्निहित है। इस अंतिम स्तर पर बात करते हुए आप देखेंगे साहित्य को हम विविध पक्ष से दृष्टियों से देखना आवश्यक है। और वस्तुतः साहित्य की कसौटी एक नहीं न अनेक, वरन अनेकों अभेद इकाइयां हैं। इसलिए केवल यह कह देना कि साहित्य में प्रकट जीवन मूल्य उसके साहित्य गुणों की कसौटी नहीं, मात्र एक अस्थायी कार्यकारी मान्यता के रूप में भी ग्रहण किए जाना चाहिए। यह तो ठीक है कि जीवन मूल्य अथा आदर स्थापित करने वाला साहित्य श्रेष्ठ तब होता है जब उसमें उत्कट भावनानुभूति हो, अर्थात उत्कट अभावानुभूति महत्वपूर्ण है। किंतु जिसके प्रति वह भावनानुभूति है वह वस्तुतः न केवल उस अनुभूति का आधार है वरन उस अनुभूति उत्कट करने में सहायक होती है। वह जीवन मूल्य उस अनुभूति को तपाने में जब सहायक हो रहे हैं तो साहित्यिक दृष्टि से उनका मूल्य बढ़ जाता है। उनका जीवन मूल्य द्वारा संकेतित जीवन के अंतर्भय सामंजस्य और संगति का तकाजा भी कोई माने रखता है। साहित्य से उसका तकाजा करना गलत नहीं, माना कि वह तकाजा साहित्य की गुण की परख की कसौटी हमेशा नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कथन है, मनुष्य की ज्ञान शक्ति भी सीमाएं हैं और क्या उनसे पहचान जरूरी नहीं। उससे मेरी तरफ क्षण भर देखा, उत्तर दिया, बिल्कुल सही, मैं स्वयं यही बात सोच रहा था। हमें ज्ञान शक्ति की सीमाओं का गहरा ज्ञान होना चाहिए। अब तक इतिहास का यह है कि मैं अपनी बुद्धि द्वारा हृदय को संपादित और संतोधित करता हूँ। व्यक्तिगत ईमानदारी करते जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना विचार उठा रहा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। जो भाव या विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत कर हुआ है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। आजकल लेखन कार्य में आत्मपरक पक्ष को महत्व देकर वस्तुपरक की पक्ष की उपेक्षा की जाती है। चित्रण करते समय आत्मपरक पक्ष को प्रधानता दी जाती है। यदि हिंदी की नई कविता को साहित्य के इतिहास में या यूं कहिए कि संस्कृति के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण पाठ अदा करना है तो उसे काव्य की प्रकृति और शिल्प में आत्मपक्ष और वस्तु पक्ष का समन्वय उपस्थित करना होगा। यशराज कहता गया कि व्यक्तिगत ईमानदारी वह है जहाँ लेखक वस्तु का वस्तु मूल्य आकलन करते हुए उस आकलन के आधार पर वस्तु तत्व के प्रति यही मानसिक प्रतिक्रिया करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका प्रतिक्रिया में सत्यत्व का आविर्भाव उत्पन्न नहीं होगा। मैंने जवाब दिया, तुम्हारी परिभाषा यदि स्वीकार कर ली जाए तो काव्य के क्षेत्र में एक हंगामा मच जाएगा। काव्य का सत्य शास्त्रीय या वैज्ञानिक सत्य नहीं। यदि वस्तुतः वैसा होता तो अब तक दुनिया में जितना भी काव्य सत्य उत्पन्न होता तो वह तुम्हारी भाषा परिभाषा का अनुगमन करते। ज्ञान का अर्थ है केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है वरन समाज की उत्थानशील हर्षोन्मुख शक्तियों का बोध भी है। शैल के काव्य का सौंदर्य उस मनोभूमिका से उत्पन्न हुआ जो अपने युग में विकासमान उत्थानशील प्रवृत्ति से परिपक्व है। व्यक्तिगत ईमानदारी का यह बहुत बड़ा तकाजा है कि लेखक निर्भीकता पूर्वक अपने अंतर्निषिद्धों को सुधारे और उनकी सामना करे। अंत प्रवेश के रास्ते से जो सब भी सामने आते हैं जोर से हटा देते हैं। दूसरे शब्दों में अंत प्रकृति और वस्तु की प्रकृति में प्रवेश करने के उद्देश्य से काव्य संबंधी अपनी अभिरुचि भी बदल डाले। वह अपना अपना स्वयं का लगातार संशोधन और संपादन करते जाए।
किंतु जब काव्य रचना एक सृजन प्रक्रिया के रूप में चलती है तो उसकी कृत्रिम रूप से संशोधन संपादन चलता रहा तो कभी अभिनेता का अभियोग आपसे आरोप सही हो जाए। किंतु यदि ज्ञानात्मक आधार पर विकसित जीवन अपनी स्वयं मानसिक प्रतिक्रिया संशोधन संपादन करता रहे तो निसंदेह वह काव्य रचना के एक अत्यंत स्वाभाविक अंग के रूप में प्रस्तुत हो। यशराज ने कहा तो व्यक्तिगत ईमानदारी कहे मैं ज्ञानात्मक आधार को विस्तृत करने, उसे अत्यंत व्यापक बनाने, उसके आधार जीवन स्वप्न विकसित करने, जीवन स्वप्न के अनुसार मानसिक क्रियाओं दिशा देने, अपने ही अंतर्गत संशोधन संपादन करने में ही व्यक्तिगत ईमानदारी परिलक्षित होती है। जीवन जगत का जो बोध है उसका व्यापक होना, पुष्ट होना, विश्व में ज्ञान का जो हो आज विकास स्तर है प्राप्त है उसको आत्मसात करना है। नेक्स्ट है, क्या लेखक के लिए परम आवश्यक नहीं कि वह विश्व जनता के अभ्युत्थान को देखे और समाज का उत्पीड़न करने वाली शक्तियों से सचेत हो, उसके प्रति विद्रोह करने वाली ताकतों से सक्रिय सहानुभूति रखे। ज्ञानात्मक आधार के विकास में तो बातें भी सम्मिलित हैं और नहीं भी। यह क्या, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।